A very good morning to all of you. यूपीएससी पीवाईक्यू 2019 यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है आज का. विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट कौन सा सही है आपको यहाँ पे देखना है. तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री और आर्टिजन को ये रिवाइव करने के लिए कंट्रीब्यूट किया था. दूसरा जो स्टेटमेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 2, तीसरा कह रहा है बोथ 1 and 2 और चौथा कह रहा है नीदर 1 नीदर 2. कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर जरूर दें. अगले स्लाइड में आपको अगले दिन ये चीज़ें मिलेंगी. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें से पहला है मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है लीडर्स. तो मैच कराना है कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है. तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो किसके साथ थी. ऑल इंडिया किसान सभा, ये इसके लीडर कौन थे. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके लीडर कौन थे. तो पहले में कह रहा है 1 ओनली राइट है, दूसरे में कह रहा है 1 2, तीसरे में कह रहा है 2 3 और डी में कह रहा है 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. तो कौन सा सही है इसका कमेंट सेक्शंस में आप आंसर ज़रूर दे सकते हैं. फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि भविष्य में जो भी आपको अपडेट मिलता हो यहाँ पे आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाए. आगे बढ़ते हैं कल के इस क्वेश्चंस की तरफ. तो हम देखते हैं यहाँ पे मुगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यूपीएससी पीवाईक्यू 2019 में ये पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से समझना अत्यंत ही आवश्यक है. यहाँ से स्टेट पीसीएस चुपके से क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, इसलिए इसकी क्लैरिटी को समझेंगे, क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और इन डेप्थ में भी इसको समझेंगे. तो विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार. तो इनमें अंतर क्या है वो हम देखेंगे. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी. देखिए यहाँ तक तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दिया है, ये एकदम एग्जैक्ट 100% स्टेटमेंट इसका यहाँ तक सही है. अब यहाँ से जो बातें आ रही हैं वेयर अज जमींदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शंस. तो ज़मींदार जो थे वो ज़मीन के मालिक थे, रेवेन्यू तो कलेक्ट करते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू. तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता था इनको. तो इसलिए ये लैंड का मालिक थे, लैंड होल्डर थे. लेकिन ये कौन थे, ये असाइनमेंट इनको मिला था कि ये लैंड आपको है और सैलरी के जगह जागीरदारों को इससे अपनी जीविका यापन करनी पड़ेगी, ये जागीरदार हो गए. लेकिन ज़मींदार जो ज़मीन को लैंड किए थे और उसको रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे और उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता था और उस पर अदर कोई ड्यूटी वो नहीं करते थे, अदर कोई फंक्शंस नहीं कर पाते थे. तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेशंस विदाउट ऑब्लिगेशंस ये सब चीज़ें यहाँ पे गलत आ रही हैं. और ये होल्डर ऑफ रिवेन्यू भी थे और लैंड के रिवेन्यू ये रखते थे, मतलब लैंड होल्डर थे, ये रियल लैंड होल्डर थे. ये बेसिक अंतर है. दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी. तो ये आपस में इंटरचेंज करके दे दिया स्टेटमेंट, इसलिए नीदर 1 नीदर 2 यहाँ पे राइट आंसर है. ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट. इसको कौन पब्लिश करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. इसकी कहाँ हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड डेवोस में इसकी हेडक्वार्टर है. ये कल का नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि मैं आपको बताया ये कहाँ पे है. तो आपके बिहार में ये इकलौता नेशनल पार्क है जो कि जाना जाता है और बहुत फेमस है. ये चंपारण के ज़िले में पाया जाता है. आज का है नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क. ये किस राज्य में है ये आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिटोरियल और न्यूज़ में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं. तो सबसे पहले आपको लुधियाना का न्यूज़ निकल के आ रहा है. ये लुधियाना में 11 लोगों की मौत हो गई है यहाँ पे टॉक्सिक गैस की वजह से. और ये सारी चीज़ें कौन सी गैस वहाँ पे लीक हुई है तो हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोली जा रही है. तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पे पॉइजनस गैस के रूप में आई है और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे
पहुंची है चेक करने के लिए। देखिए कि क्या वहाँ पे चीज़ें हुई, कैसे लीक हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल इंडिया चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेके है। इंडिया चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट ख़त्म तभी होगा जब इंडिया की भी इकॉनमी और जीडीपी भारत की ऊपर बूस्ट करेगी, तभी जाके कहीं ना कहीं पैरेलल चीज़ें आएंगी। यहाँ पे चाइना का जीडीपी की हम बात करें तो चाइना की जीडीपी इंडिया से बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को भी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है। अब इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि क्या निकला है। तो इंडिया एंड चाइना मस्ट इंड द लिंगरिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी अक्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। यहाँ पे राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर है, अभी SCO की मीटिंग हुई है अपने भारत में दिल्ली में, वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस अच्छा से रहे, इरोड ना हो, तो आपको दोनों के जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको मानना पड़ेगा और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करते हुए अच्छे तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चली जाएंगी और इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो ये चीज़ें हैं ये एक क्राइसिस के रूप में बनी रह जाएंगी। यहाँ पे इन दोनों मीटिंग में बातें हुई SCO में। अब G20 की मीटिंग में भी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। रिसेंटली G20 की मीटिंग भी यहाँ पे भारत ऑर्गेनाइज कर रहा, भी छोटे छोटे स्टेटों में ये सारी मीटिंग हुई। तो ये लंबे समय तक इसको देखना पड़ रहा है कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें हुई। चाइनीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ली सांगफू, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इनकी भारत विजिट हुई है, इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना आर्मी को डिप्लॉय करने में, और 3 साल से जो सिचुएशंस हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वो लगभग 3 डिकेड के बराबर ऐसी चीज़ें जो हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। इस प्रकार से स्थिति बनी है कि कब क्या हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है जो कि एडिटर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट प्रोसेस जो वहाँ पे चल रहा है, लॉन्ग टॉर्चरस चल रहा है कि आपस के ही आर्मी एक दूसरे को मार रही है वहाँ पे। अपनी आर्मी, चाइना की आर्मी जो नेबर कंट्रीज हैं तो एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, छोटी मोटे दंगे हो रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। इसी चीज़ को एडिटोरियल में एडिटर ने दिया है। बीजिंग जो है अपना पिच हमेशा कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, और स्लो डाउन द इनिशियल मूवमेंट ऑफ द कॉर्प्स कमांडर मीटिंग। तो ये जो वहाँ पे फोर्सेज हैं उसको कम करने की भी बातें चल रही हैं। दोनों इंडिया और चाइना दोनों अपनी फोर्सेस को वहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि कभी भी कोई सिचुएशंस हो उसको टैकल करने के लिए दोनों आगे अटेंटिव रहे। इस चीज़ को लेके यहाँ पे बातें चल रही हैं। और सही बात ये है कि अपने फोर्स का इस्तेमाल दोनों कंट्री कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंट्री कर रही है। और जो सिचुएशंस है वो चाइना स्वयं इस चीज़ को बिगाड़ के रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बिगाड़ के रखेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया उस चीज़ में कंप्रोमाइज़ करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया अभी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में भी नहीं है, ना कंप्रोमाइज़ करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर निकल के आए हैं, वो जयशंकर साहब जी हैं, जो इस चीज़ को अच्छे से डील करते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ली सांगफू की मीटिंग हुई है जिसमें बोला गया है अगर हम लोग ऐसे ही जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट मीटिंग करेंगे तब जाके कई हद तक हम लोगों का चीज़ें सही होंगी। और लार्ज डेवलपमेंट, लार्ज डिप्लॉयमेंट और ये जो बॉर्डर की प्रॉक्सिमिटी के पास चल रही है उस पर भी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बात करा जा रहा है कि स्टेबल बट अनप्रिडिक्टेबल जो सिचुएशंस है उससे डील करने के लिए, और जो लड़ाइयाँ हुई थी, छोटी सी क्लैशेस हुई थी 2020 में, उसको भी देख के चाइना इसमें नॉर्मलसी दिखाने के मूड में अभी भी नहीं आता है। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस है ये कहाँ तक जाएगा, ये इंडिया चाइना के रिलेशंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ें हम देख लेते हैं। डेस्परेट फॉर जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। कोई भी देश का अगर प्लेयर है, ओलंपियाड प्लेयर खास करके, तो वो प्लेयर देश को ग्लोबली वर्ल्ड के लेवल पे आपको एक प्राइड देता है, अपने कंट्री का नाम रोशन करता है। और उस कंट्री का अगर उस प्लेयर का अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। और शर्मिंदगी से ज़्यादा इसलिए बात है कि अपने देश में जो राइट्स हैं
वो राइट्स भी उनको नहीं मिल रहे हैं। इतने तो राइट्स सभी को दिए गए हैं अपने देश में कि वो किसी भी के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है तो एफआईआर रजिस्टर करवा सकें, लेकिन यहाँ पे दिल्ली की पुलिस एफआईआर तक नहीं रजिस्टर कर रही है। अब दिल्ली की पुलिस किसके कंट्रोल में आती है डायरेक्ट? तो दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है। होम मिनिस्ट्री कौन है? अमित शाह जी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस की कि एफआईआर भी वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाई है कि आप एफआईआर तो रजिस्टर करिए, तब जा कर के वो कहीं ना कहीं एफआईआर रजिस्टर किए हैं। अब ये बात आ रही है कि किसके एफआईआर रजिस्टर किए हैं, क्यों रजिस्टर करे गए हैं। तो यहाँ पे जो ओलंपियाड के खिलाड़ी हैं हमारे देश के, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके जंतर मंतर की कि जो पहले आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये प्रेसिडेंट हैं किस चीज़ के, ओलंपियाड के, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रेसलिंग फेडरेशन के जो भी रेसलर हैं अभी यहाँ पे, उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इनके ऊपर ये भी बातें बोली गई हैं कि ये कई लोगों का, एक दो लोगों का नहीं, कई लोगों का यहाँ पे ये मिसबिहेव किए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का इनके ऊपर केस डाला गया है। अब देखते हैं आगे क्या बातें निकल के आती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो। और यहाँ पे जो अभी पीटी ऊषा हैं, जो मेंबर हैं इसकी, वो बोल रही हैं कि यहाँ पे देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है। वो भी एक खिलाड़ी थी, उनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका स्टेटमेंट प्लेयरों के ही अगेंस्ट में यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो पीटी ऊषा का जो स्टेटमेंट था वो अगेंस्ट में निकल के आ रहा है। लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे जो प्लेयर्स हैं हर फील्ड के, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, सारे फील्ड के, तो उसकी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन कोई भी पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दिया है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करिए, तभी उस पर कोई कार्रवाई करी जाएगी। अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, ये सारे लोग अभी साइलेंट हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे हुई हैं तभी तो कहीं ना कहीं जाके ये प्लेयर अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके अंदर वो जज्बा अभी तक बरकरार है। तो इनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके साथ सच में कुछ न कुछ हुआ होगा, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। तो देखते हैं जो जस्टिस है कहाँ तक डिलीवरी होती है, जस्टिस कहाँ तक मिलती है। इंडिया इट्स एसडीजी प्लेस गोल एंड स्ट्रेटजी टू अप्लाई। तो जो एसडीजी है वो हम देखेंगे क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इंडिया इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे कहाँ तक लेके चलता है। तो पहला देखिए, पहला सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की, पांचवा है सबको जेंडर ऑफ इक्वालिटी, मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको इक्वल हम मानेंगे। क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात 6 में की गई है, 7वें में की गई है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की, 8वें में करी गई है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ की, 9वें में करी गई है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिड्यूज इनइक्वालिटी 10वें में करी गई है। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटी 11 में है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 यहाँ से क्वेश्चंस भी बने हैं। तो इससे एक एक से क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। 13 जो है क्लाइमेट एक्शन है, 14वां जो है लाइफ बिलो वाटर है, 15 जो है लाइफ ऑन लैंड है और 16वां जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और 17 जो इतना इंपॉर्टेंट है कि सबको पार्टनरशिप करना पड़ेगा गोल को अचीव करने के लिए, वो 17वां है। तो देखते हैं इसमें ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं भारत यहाँ पे उसकी दिक्कतों को यहाँ पे बताया गया कि किस चीज़ में लैकिंग कर रहा है, कहाँ पे हम लैगिंग कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली एड्रेस किए हैं मीटिंग को, किसके, फिनांस मिनिस्टर को और सेंट्रल बैंक गवर्नर को G20 प्रेसिडेंसी में। और ये कब हुआ है? तो 24-25-2023 को हुआ है। कब? फरवरी में ये चीज़ें हुई हैं। और प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चल तो रहा है लेकिन बहुत स्लो डाउन चल रहा है, इसको और तीव्र गति बढ़ाने की बात करी गई है। तो ये कॉन्फिडेंस इन इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ओवर नेक्स्ट डिकेड, तो तीसरे नंबर पे हम अगले डिकेड में आने की संभावना रखते हैं। इसी प्रोग्रेस को यहाँ पे देखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है यह प्रोग्रेस मिक्स हो चुका है। तो एसडीजी की हम बात करें, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलूँगा एसडीजी का मतलब,
तो यहाँ पे जो टारगेट है 231 वो एक यूनिक इंडिकेटर है 17 डेवलपमेंट गोल का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को हम पूरा करने के लिए 2030 तक बाध्य हैं। अब देखते हैं इस सारी चीज़ों में हम क्या क्या कर पाते हैं। बात आती है आगे टारगेट बेस्ड। तो टारगेट बेस्ड क्या है, 14 ऑफ द 33 SDG हम ऑन टारगेट हैं, जो कि गुड न्यूज़ है। मात्र 14 आगे इंडिकेटर में ये भी बताया गया है कि नैनोटल जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर की एज की, तो उनकी मॉर्टेलिटी रेट, फुल्ली वैक्सीनेशन इम्प्रूव्ड हुई है, सैनिटेशन भी, इलेक्ट्रिसिटी भी एसेस हुई है, लोगों को मिल रही है, और ये सब चीज़ें सब्सटेंशियली इम्प्रूव तो हुई हैं आने वाले ये पिछले 5 सालों में। ये एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। लेकिन जो ऑन टारगेट है वो किस बेस पे बनाया गया है, ये डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो किस उद्देश्य पे, यहाँ पे किस बेस पे उसको जज करे हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे टारगेट का जो चीज़ें हैं वो बोली जा रही हैं कि इट डज नॉट अप्लाई इक्वली अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो जो डेवलपमेंट हम लोग अचीव किए हैं वो सारी भारत की जो डिस्ट्रिक्ट है 700 समथिंग 26, तो इन जो डिस्ट्रिक्ट में इक्वल ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सर्विसेज अवेलेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे एडिटर के द्वारा। बात करी जा रही है आगे, तो ये मात्र कितने डिस्ट्रिक्ट का सर्वे बताया जा रहा है, तो 286 एंड 208 डिस्ट्रिक्ट 707 डिस्ट्रिक्ट में से मात्र 286 डिस्ट्रिक्ट या 208 डिस्ट्रिक्ट में ही ये टारगेट सिंपली पूरा की गए हैं। अगर सैनिटेशंस को हम लोग इंक्लूड करें तो 129 डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इंडिकेटर्स सच एज एलिमिनेटिंग एडोलसेंट प्रेगनेंसी, अगर मॉर्टेलिटी की हम बात कर रहे हैं नैनोटल की, जो एडोलसेंट जो बच्चे बड़े हो गए हैं 5 साल से, उनकी प्रेगनेंसी उस वाले पीरियड के बच्चों को हम मॉर्टेलिटी में नहीं काउंट कर रहे हैं, ये भी बात है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है। वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट्स इम्प्रूव्ड अक्रॉस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये 16 से 21 में इतना बदलाव हुआ, लेकिन वो जो बेस है ना, वो बेस बहुत व्यापक स्तर पर नहीं लिया गया है। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को काउंट करके अपने डाटा को हम दे दिए हैं और कह दिए हैं कि हमारे इंडिकेटर अच्छे हो गए हैं। तो उसको कहाँ तक हम सही मानेंगे, यही एडिटर यहाँ पे बोलना है। तो 19 ऑफ द 33 SDG इंडिकेटर द करेंट पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट इनफ। तो ये जो पेस है डेवलपमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, यह सही नहीं है, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। SDG इंडिकेटर फॉर वुमेन वेलबींग एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, लेकिन नो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ येट सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज। तो गर्ल चाइल्ड मैरिज का अभी भी कोई भारत में ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो लीगल एज 18 को इस तरीके से इसके नीचे शादी नहीं करता हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और जो टारगेट हम लोग ले रहे हैं वो भी टारगेट बहुत कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे, अगर 200 अपने राज्य में डिस्ट्रिक्ट है तो 200 डिस्ट्रिक्ट में से मान के चलिए आप 50 डिस्ट्रिक्ट की सर्वे करा रहे हैं और कह दे रहे हैं कि हाँ स्टेट की सर्वे ये निकल के आई है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है। मोबाइल फ़ोन एसेस इन इंडिया 93% ऑफ द हाउस होल्ड, 93% के घरों में मोबाइल फ़ोन की सुविधाएं यहाँ पे हैं, लेकिन मात्र 56% ही वुमेन बात बोली जा रही है जो मोबाइल फ़ोन रखी हैं, वो भी 567 के ही टारगेट को लिया गया, 567 डिस्ट्रिक्ट के ही टारगेट में ये सर्वे को देखा जा रहा है। तो इसको बहुत डिटेल ले जाने की ज़रूरत है और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशंस खोजने की ज़रूरत है, यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। आगे जो पहली स्ट्रॉन्ग बात ये है कि रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सभी लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, तभी जाके एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे उभर के आएंगे। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, कोविड-19 लार्जली इम्पैक्ट किया किसको, सभी लोगों को, चाहे वो लड़का लड़की बूढ़े जवान, सभी लोगों को इम्पैक्ट किया। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट डिजिटली इम्पैक्ट किया, डिजिटली ऐप लेके आया, आरोग्य सेतु ऐप, और चीज़ों को सही किया। इसलिए SDG सर्विस यहाँ पे जो है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और टाइम बाउंड इसको ले जाएंगे हम, तभी इस चीज़ों को हम लाभ पा पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे डिकेड लगेंगे इसको अचीव करने के लिए। तो नई पॉलिसी जो भी हम बनाते हैं उसको अच्छे से बनाएं और एक सही दिशा में इसको लेके चलें, तब जाके ये चीज़ें
बहुत हद तक कंप्लीट होंगी। अभी रिसेंटली एसडीजी की जो टारगेट थी, पॉपुलेशंस, हेल्थ, वेलबींग, इक्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें नेशन वाइड की तरफ से पूरे भारत में बहुत हद तक लैकिंग है और इसको सुधारने की आवश्यकता है, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। ये थी आज की एडिटोरियल न्यूज़। आगे जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है वो देख लेते हैं। रेनिंग सिक्सेस एंड फोर्स, तो चौके और छक्कों की बरसात आने वाले आईपीएल में बढ़ती ही जा रही है। तो ये ग्राफ देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो छक्के मारने वाले शख्स हैं वो कौन है, तो क्रिस गेल हैं, 357 छक्कों का बारिश किए हैं। उसके बाद एबी डिविलियर, तीसरे नंबर पे अपने भारत के आते हैं रोहित शर्मा, चौथे नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी है और पाँचवें नंबर पे छक्के मारने के लिए कौन है, विराट कोहली। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। और मोस्ट फोर में आते हैं कौन, शिखर धवन, डेविड वार्नर और तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं। तो चौके में तीसरे नंबर पे हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। हाईएस्ट स्ट्राइकर की बात करी जाए तो एंड्रे रसल आते हैं जो कि 175 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको डाल दिया। स्ट्रे डॉग एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या रिलेशंस है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाला। देखिए, जब भी हम वेस्ट मटेरियल कोई भी चीज़ कहीं भी छोड़ देते हैं तो वहाँ से या तो ईटेबल मटेरियल है या फिर पोल्यूटेड मटेरियल, नॉन ईटेबल, तो जो खाने की चीज़ें हैं गंदगी फैल जाती हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो वहाँ से वो अपने फूड को कलेक्ट करते हैं और जो फूड को कलेक्ट करते हैं तो बहुत हद तक उनको वाइल्ड की कैटेगरी में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो घुमंतु जो खुले में रहने वाले कुत्ते हैं, ये बहुत हद तक डॉग बाइट की केस को क्रिएट करते हैं। तो ये डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मिटिगेशंस क्या है, तो अर्बनाइजेशंस में जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी वजह से ये यहाँ पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोगों को भी काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका खतरा क्या है, तो पहले इनको एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रोग्राम जो चलाई गई है, डॉग को स्टेरालाइज करने की ज़रूरत है। डॉग को यहाँ पे स्टेराइल करिए ताकि उनकी जनसंख्या को कंट्रोल कर दिया जा सके। और लोगों को जो भी गली हैं उनको वैक्सीन भी लगाइए ताकि रेबीज़ की बीमारी काटने पे ना हो। तो ये सारी प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तभी जाके ये सारी चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीनगर में बात करी जा रही है, 65 साल की वुमेन को भी डॉग बाइट से अटैक हुआ घर के बाहर। तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, हमारे दिल्ली में भी 1-2 लोगों की। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में पूछ सकता है, इससे क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है। ये थी आज की एडिटोरियल, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस कर दिया हूँ और सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इस चैनल को अच्छा लगा आपको तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।